तो देखिए, जो गिरफ्तारी हुई है वो जमीन घोटाले में हुई है। ये मामला भी हम आपको समझा देते हैं कि फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री हेमंत सोरेन ने कराई, ये कहा गया। रांची के बीएम लक्ष्मण राव नाम के शख्स ने आजादी के बाद अपनी 4.55 एकड़ जमीन सेना को दी थी, लेकिन प्रदीप बागची नाम के आरोपी ने जमीन के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया। उसे 1932 में अपने पिता प्रफुल्ल बागची के नाम खरीदी हुई जमीन दिखा दिया और फिर 90 साल बाद 2021 में कोलकाता के जगत बंधु टी एस्टेट लिमिटेड को बेच दिया। लेकिन सेना की उस जमीन पर अमित अग्रवाल नाम का शख्स काबिज हो गया, जो कथित तौर पर हेमंत सोरेन का करीबी है। ईडी ने जब जांच तेज की तो आरोपियों के पास से सरकारी सील मिले, पुराने स्टैंप पेपर, कई तरह की डीड, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स, जो कि आमतौर पर सिर्फ सरकारी कार्यालय में ही पाए जा सकते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ, उनके ठिकानों से जो सबूत मिले उसके आधार पर अब तक 145 आरोपियों की धरपकड़ की है ईडी ने। लेकिन इससे पहले हेमंत सोरेन से पहले आईएएस और रांची के डीसी रहे छवि रंजन, आरोपी प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, फैयाज खान, भानु प्रताप प्रसाद, दिलीप घोष, अमित अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल, ऐसे कई नाम सामने आए जिन्हें जेल भेजा गया। ईडी को शक है कि दर्जनों लैंड डील करोड़ों रुपए के खेल के साथ हुई और अब इस गिरफ्तारी के साथ वो आगे जांच वहां पर होगी। लेकिन अनुपम से हम बात करें उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। राज्य बनने के बाद, झारखंड राज्य बनने के बाद सबसे असफल और सबसे भ्रष्ट सरकार का आज अंत हुआ है। माननीय हेमंत सोरेन जी से बहुत उम्मीदें थी राज्य की जनता को, जब पूर्ण बहुमत की सरकार उनके गठबंधन को मिला था और लोगों को लगता था कि एक नौजवान मुख्यमंत्री झारखंड को मिला है तो कुछ करेगा। लेकिन इनकी शुरुआत ही जिस तरह से हुई और जो झूठे वायदे दे करके, कह करके, लोगों को ठग करके सरकार बनाई थी, उसका भूत उनका पीछा नहीं छोड़ा और अपने सिपाही सालारों के सिफारिश या सिपाही सालारों के सलाह से उन्होंने जो निर्णय लिए और जिस तरह से भ्रष्टाचार को अपना कार्यकाल में सबसे पसंदीदा विषय बनाया, उसका खामियाजा इनको भुगतना ही था। पद का दुरुपयोग जिस तरह से किया, जिस तरह से पैसा को ही भगवान इस सरकार में बना दिया गया, झारखंड की जनता की सेवा को इन्होंने दरकिनार कर दिया गया, युवाओं के भविष्य के साथ बड़े भद्दे तरीके से मजाक किया। जैसे सीजीएल आज सबसे बड़ा उदाहरण बनकर के सामने खड़ा है, नौकरियां तक इन्होंने बेच दी। इनका तो अंत होना ही था और कहीं ना कहीं अहंकार इनके अंदर आ गया था। जब रावण का अहंकार नहीं टिका तो इनका अहंकार कैसे टिकता। और मुझे लगता है पद का दुरुपयोग जिस तरह से इन्होंने किया, लोगों के भावनाओं को जिस तरह से खेला, अराजकता की स्थिति मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने राज्य के अंदर फैलाने का जो प्रयास किया, ये भूल गए कि पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, जहां संविधान और कानून ही अनुपम, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो भी आए, ये पूरा मामला अब न्यायालय में आगे बढ़ेगा, सबूतों के आधार पर बढ़ेगा और जिस तरह के सबूत के आधार पर अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं, उससे बहुत आसानी नहीं होगी हेमंत सोरेन को। वो सीधे सीधे उनके करीबियों का इसमें फंसना, जिस तरह की चीजें बरामद हुई हैं, ये कल का दिन जब अदालत के भीतर ये मामला पहुंचेगा, चाहे ईडी की तरफ से उन्हें पेश किया जाए या फिर हाईकोर्ट में जो रिट पिटिशन है, दोनों जगह बड़ी मुश्किल उन्हें होगी इन सबूतों के साथ। जी बिल्कुल सही श्वेता, क्योंकि इससे पहले हमने अभी रिसेंटली कोलकाता में जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, बड़े बड़े मंत्रियों को पकड़ा गया पिछले 1-2 सालों में, तो ज्यादातर मामलों में जो देखा गया कि जमानत बहुत मुश्किल से मिल पाती है और बहुत समय लगता है। तो ऐसे में ये तो लगभग तय है कि कल जमानत मिलने का चांस बहुत ही कम है और पूछताछ के लिए ईडी अपनी हिरासत में लेने की मांग करेगी। उसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा। दूसरी ओर हाईकोर्ट में जो रिट पिटिशन है उस पर भी कल सुनवाई होगी। लेकिन इन दोनों मामलों में बहुत ज्यादा उलटफेर होने का कोई चांस नहीं है। प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो उलटफेर हो सकता है वो जो सियासी क्षेत्र है वहां पर उलटफेर हो सकता है। सरकार अभी महागठबंधन की है, लेकिन कल गवर्नर
क्या करते हैं, बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, किस तरह का निर्णय लेते हैं, और इस बीच में ये जो गठबंधन है या ये क्या एकीकृत रह पाएगा, ये क्या इकट्ठा रह पाएगा। सर्किट हाउस में फिलहाल रखा गया है, सबको कहीं और जाने नहीं दिया जा रहा है। टूट फूट क्या नहीं होगी, ये भी बड़ा सवाल है। बीजेपी की ओर से भी अभी मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है और बीजेपी भी इस पूरे मसले पर नजर रखे हुए है। स्थिति नाजुक है क्योंकि जो नंबर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, तो ऐसे में नंबर इधर उधर हो सकते हैं। और राजनीति में फिलहाल हाल की जो राजनीति हम देखें, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और भी जगह हो, तो ये जो नंबर्स हैं बहुत जल्दी इधर से उधर हो जा रहे हैं। तो ऐसे में ये नंबर्स किस तरह से महागठबंधन के साथ रह पाएंगे। गवर्नर साहब अगर देरी करते हैं तो जितनी देरी होगी इस पकड़ को साबित रखना, इसको पकड़े रखना, इस नंबर को, ये भी बड़ा मुश्किल होगा जेएमएम के लिए, क्योंकि अभी तक तो वो सर्किट हाउस में रखे हुए हैं, लेकिन फिर या तो उनको कहीं और बाहर ले जाना होगा, कहीं रिजॉर्ट की जो राजनीति हमने देखी है इससे पहले वो भी शुरू हो सकती है। तो ये सब अभी देखना होगा और सबसे बड़ा उलटफेर इसी तरफ हो सकता है। दूसरी तरफ जो कानूनी लड़ाई है उसमें बहुत ज्यादा उलटफेर फिलहाल, जैसे कि बेल मिल गई या फिर हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा निर्णय सुना दिया, ईडी के खिलाफ मामला है हाईकोर्ट में, उस पर क्या सुनवाई होती है, उस पर क्या निर्णय होता है, इसमें मुझे लगता है थोड़ा समय और वक्त लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा उलटफेर होने की संभावना उस तरफ नहीं है अभी। वाकई, क्योंकि एक तरफ बिहार देख लीजिए, वहां पर तेजस्वी यादव से पूछताछ, यहां पर 10 समन के बाद पहुंचते हैं, तो जब लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो जाती है और दिल्ली के सीएम को भी बार बार समन दिया जा रहा है ईडी की तरफ से, हालांकि अभी तक टाल रहे हैं।